एक दो क्वेश्चन और करते हैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में, फिर उसके आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। अगर इस तरह कंपाउंड है, OH C ट्रिपल बॉन्ड H, OH NO2 एंड C डबल बॉन्ड OH, और इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है 2 मोल CH3 MgBr से पहले में, और सेकेंड में रिएक्शन हो रही है 2 मोल Na से। बताओ, अगर मैं 2 मोल Na से रिएक्ट कराऊंगा तो Na किसको डिस्प्लेस करता है? हाइड्रोजन को। कौन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे इसमें? मैं इनके नेम कर देता हूँ। A यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, या B में होगा, या C में होगा, या D में होगा। अगर आपको 2 आउट ऑफ 4 एसिडिक हाइड्रोजन you have to replace only 2, then you have to identify more acidic hydrogen. यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सबसे पहले, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डिस्पर्स हो रहा है। उसके बाद जो एसिडिक होगा वो डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NO2 मेटा पोजीशन पे है, इसका माइनस इफेक्ट है, तो ये माइनस इफेक्ट की वजह से ये फिनॉल बी वाले फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, और सबसे लास्ट में ए वाला होगा। तो क्या बनाओगे? मैं इसी में बना देता हूँ। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट की रिएक्शन करूँ, सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में मैंने ए को छोड़ दिया, और डी और बी को इसे छोड़ दिया, और सी में हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉल NO2 और ONA। क्या बच्चों, यही तो होगा ना? ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। फर्स्ट रिएक्शन में क्या बनेगा, कोई बता सकता है? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अच्छे से। देखो, फर्स्ट में क्या बनना चाहिए? फर्स्ट में एक गिग्नार्ड रिजेंट है, ये CH3 माइनस, इसमें बेस है CH3 माइनस, तो CH3 माइनस सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन एसिडिक वाले रिप्लेस होंगे, तो कौन से रिप्लेस होंगे? C और D। तो इसमें भी क्या बनेगा? देखो, CH3 माइनस यहाँ से H ले लेगा, और CH3 माइनस यहाँ से भी H को ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। हेलो जी, नमस्ते जी, मैं अच्छा हूँ। हाँ, वाईफाई ले रखा है सर। सर जैसे सर मैंने इंडिविजुअल पहले बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी खर्चा बताया था। हेलो मनीष सर, मैं कह रहा था कि मेरी क्लास आधे घंटे में ओवर हो जाएगी, तब मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ क्या? ओके सर, ठीक। तो बच्चों देखो, 2CH3 माइनस यहाँ से H ले लेंगे, और यहाँ से H ले लेंगे, तो 2CH4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOMgBr। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? NO2, और यहाँ पर OMgBr। ठीक है, और इन ग्रुप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो B एज इट इज रहेगा और A एज इट इज रहेगा। तो जब भी ऐसे रिएक्शन हो तो आपको मोर एसिडिक जो होता है उसमें रिएक्शन करानी होती है। ये दोनों रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, अंडरस्टूड?
यस या नो बोलो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। भाई देखो, यस सर। अगर आप आंसर मान लो किसी क्वेश्चन का नहीं बताते हो तो कम से कम प्रेजेंस तो शो किया करो कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया समझ में, तभी थोड़ा पढ़ाने में आगे इंटरेस्ट आता है। बस एक क्वेश्चन और पूछूंगा, अब इसके बाद मैंने असाइनमेंट सेंड कर दिया, प्लीज़ उससे प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जानते हो कि ऑर्गेनिक में अगर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ लिया जाए तो उसी पे सारा दिन हम लगे रह सकते हैं, और हमको पूरी जीओसी जो है रिवाइज करनी है। सो बस लास्ट ये है, CH COH, यहाँ पे NH3+ है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH3+ है। ये X है, ये Y है और ये Z है। आपको बताना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन X, Y एंड Z। तो अगेन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कॉन्जुगेट बेस यहाँ बनेगा तो सबसे ज़्यादा X होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का इटसेल्फ माइनस इफेक्ट होता है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरा ये भी है कि अगर मैं X की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करूँ तो NH3 का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट होता है जो इस पे काम करेगा X पे, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस या कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अब मैं सबसे पहले मैंने X को कर दिया क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब मैं Y और Z में करना चाहूँगा। तो Y और Z में आपको पता है माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, तो COH का माइनस आई इफेक्ट Y पे ज़्यादा होगा और Z पे कम होगा, क्योंकि ये NH3+ दूर है, इसलिए इसके बाद आंसर Y आएगा और सबसे लास्ट में Z आएगा। ये इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आंसर आ जाएगा X, Y और Z। सर एक बार YZ का फिर से बता दो। देखो Y और Z में दोनों में COH का माइनस आई इफेक्ट किस पे ज़्यादा है, Y पे या Z पे? Y पे। तो बस माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। हो गया। अब आते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। और बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन करने से एक फ़ायदा और भी है कि जो चैप्टर 4 अमाइंस है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन है तो वो भी कवर हो जाएंगे, तो अमाइंस और छोटा हो जाएगा। अमाइंस में अमाइंस की प्रिपरेशन है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, और उसमें अधिकतर रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कर लिया था, इजंट इट। तो अमाइन चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, 2 लेक्चर मैक्सिमम। नाउ आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में, या फिर एसिडिक में एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगा अभी। वो ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मन में आया है। C डबल बॉन्ड C, COH COH, ये सिस और ट्रांस कंपाउंड है ना, ये ए कंपाउंड बना रहा हूँ मैं सिस, और एक इसी का ट्रांस बनाता हूँ COH एंड COH, H और H। ये सिस और ट्रांस कंपाउंड है, ये डाई बेसिक एसिड है और ये भी डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, दोनों डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, अब देखो, याद करो बच्चों, ये बी है, CH3COH का डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे मेजर करते हो, फ्रॉम Ka। याद करो, जब इसको आप वाटर में रिजॉल्व करते हो तो इट एग्जिस्ट इनटू CH3CO माइनस NH+ आयन, और फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू H+ आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ऐसे लिखते हो ना। जितना ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा उतना K ज़्यादा होगा। तो मैंने इसके दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है मान लिया Ka, Ka1 और Ka2,
और इसके दो के मान लिया मैंने Ka1 डैश और Ka2 डैश। आपको कंपेयर करना है बिटवीन Ka1 एंड Ka1 डैश एंड Ka2 एंड Ka2 डैश, ये आपको कंपेयर करना है। यानी कि इसका फर्स्ट डिस्टेंस कांस्टेंट को इसके फर्स्ट डिस्टेंस कांस्टेंट कंपेयर करना है, इसका सेकेंड डिस्टेंस, मतलब जब पहला एच पर रिमूव हो जाएगा उसके बाद दूसरा एच पर से रिमूव होगा तो उसका डिस्टेंस कांस्टेंट Ka2 है, और यहाँ पे जब दूसरा रिमूव होगा तो उसका Ka2 डैश है, उसमें आपस में कंपेयर करना है। सो आप पहले कुछ ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं आंसर बता देता हूँ। A1 सेकेंड कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मुझे बताओ ना, Ka1 डैश में कौन बड़ा होगा? K1 डैश। K1 यस डैश। सर, K1 डैश। अच्छा, गरिमा योर आंसर, Ka1 और K1 डैश में कौन बड़ा होगा? सर K1। अच्छा, देखो इसका आंसर, पहला आंसर है Ka1 इज लेस देन Ka1 डैश। इसमें दो तरीके सोचने के हैं। अगर मैं यहाँ पर H को हटा दूँ तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें H को हटा दूँ तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कह सकते हैं सर पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एक्चुअली चार्ज आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा विद रिस्पेक्ट टू OH के साथ, पहली बात। दूसरा ये, जब आप सेकेंड में जाओगे, सेकेंड में ध्यान देना, सेकेंड के केस में जब सेकेंड में जाओगे तो पहला एच पर रिमूव हो चुका है, अब सेकेंड रिमूव कर रहे हो, तो इसको आप समझ लिया आप लोगों ने। जब सेकेंड में जाओगे तो देखो एक एच मैंने और रिमूव कर दिया, दो नेगेटिव हो गए, और यहाँ पर भी दो नेगेटिव हो गए। अब तो सेकेंड एच पर रिमूव होने के बाद किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? जल्दी बताओ फास्ट। बी का ना, यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज पास है तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ, तो इसलिए सेकेंड केस में H प्लस देना किसके लिए आसान है? बी के लिए। मैंने इसको जो है मैंने ये गलत ऑर्डर बना दिया है K1, क्योंकि H प्लस इसका देना आसान हो रहा है ना फर्स्ट केस में, तभी तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है H प्लस देने के बाद, इसलिए इसका K1। लेकिन सेकेंड केस में K2 जो होगा वो K2 डैश से कम होगा, क्योंकि सेकेंड केस में H प्लस रिमूवल इससे आसान है क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो दोनों अपोजिट साइड हैं तो रिपल्सन कम हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंड H प्लस रिमूव होने के बाद दोनों कॉन्जुगेट बेस सेम साइड है तो रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जब केवल एक H रिप्लेस करोगे, जब एक H रिप्लेस करोगे तो इसमें जो कॉन्जुगेट बेस है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें नहीं है, इसलिए पहला H पर रिमूव होने के बाद कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबल है, इसलिए पहला H प्लस इसमें इजीली रिमूव होगा, K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश। दूसरा H प्लस जब हम रिमूव करेंगे, दूसरा H प्लस जब रिमूव करेंगे तो इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट बेस अपोजिट साइड है तो रिपल्शन कम होगा और यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है। क्या ये आंसर अंडरस्टूड है? सबको समझ में आ गया बच्चों? यस ना? यस सर। ओके ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आ गया। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 C double bond O CH3 and CH3 C double bond O CH2 C double bond O OCH3 and CH3 O C double bond O CH2 C double bond O OCH3। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन पर तो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं आपको। सो मॉलिक्यूल तो आपने देख ही लिए हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? CH3 C double bond O CH2 माइनस, और इसको कॉन्जुगेट बेस में बनाता हूँ CH3 C double bond O CH माइनस C double bond O CH3। इसको कॉन्जुगेट बेस है CH3 C double bond O CH माइनस C double bond O OCH3 एंड इसको कॉन्जुगेट बेस है CH3 O C double bond O CH माइनस C double bond O CH3। ठीक है बच्चों। नाउ इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो बच्चों जो ये नेगेटिव चार्ज है ये O पर डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है। तो इसलिए बी और सी डी में कॉन्जुगेट बेस जो है वो ए से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बी एंड सी डी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन क्वेश्चन है कि आप बी सी डी में कैसे कंपेयर करेंगे? तो एनी गेस या फिर मैं आंसर बता दूं? सर डी ज्यादा होएगा क्योंकि OCH3 ग्रुप है, उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। ओके ओके दैट्स फाइन। एनीवन और कोई? क्या ए के सबसे बेस्ट डी होगा? इस आंसर को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हर्ष, ओके, करमवीर यू से, गरिमा आपका बेटा भी आंसर डी आएगा पहले? सर वो OCH3 वहाँ पे रेजोनेंस को एंटर नहीं कर रहा। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग डी होना चाहिए क्या? नहीं तो सर ज्यादा एसिडिक फिर बी होना चाहिए, स्टेबल कंजुगेट वो बनेगा, हाँ वहाँ पे बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा इजीली। हाँ ठीक है वेरी गुड। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ओ पर डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन साथ में इसका लोन पेयर इसको क्या कर रहा है? क्रॉस रेजोनेंस, इसे बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस या इसको बोलते हैं अपोजिंग रेजोनेंस। सी अगर हमको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना है तो हम चाहेंगे कि ये लोन पेयर क्यों डिस्पर्स करे। तो OCH3 का माइनस इफेक्ट है नो डाउट, बट इसका प्लस आर उसके माइनस से ज़्यादा है, और इसका जो प्लस आर है वो इसके नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस के डिस्पर्जन को वीक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अपोजिंग रेजोनेंस। ठीक है ना? जैसे आप ऐसे समझ लो कि CH2 माइनस है मान लो किसी ग्रुप में, और ये इस O पर डिस्पर्स करना चाह रहा है। अब मुझे बताना जरा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसके नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या वीक कर रहा है? मुदित, वीक कर। हाँ, इसे क्या बोलते हो? क्रॉस रेजोनेंस अपोजिंग रेजोनेंस। जिस टाइम इस ऑक्सीजन का लोन पर डिस्पर्स करेगा उस टाइम इसको वेट करना पड़ेगा, और हमें तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की देखनी है ना, तो कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेंस को कोई अपोजिंग रेजोनेंस में आ जाएगा इसके कोई, तो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिंग रेजोनेंस दोनों साइड है, यहाँ पर अपोजिंग रेजोनेंस केवल एक साइड है और यहाँ पर किसी भी साइड नहीं है, इसलिए सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बी का होगा, उसके बाद सी का होगा, फिर डी का होगा और सबसे लास्ट में ए का होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, ओके।
चलो अब क्वेश्चन आप लोग अपने आप से भी कुछ प्रैक्टिस करें। हाँ, अब मैं आता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, एंड आपको पता है कि बेस होते हैं क्या? वैसे बेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू लुईस, है ना, अकॉर्डिंग टू लुईस मैं बात कर रहा हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर वही डोनेट करेगा जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो कंसेप्ट तो बिल्कुल एक लाइन का है। बेसिक स्ट्रेंथ मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या ऐसे कर सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू एक्सेप्ट H+ आयन। तो अब जो कंपाउंड, मान लो ए कंपाउंड है, ये H+ को तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी हो। तो अब H+ एक्सेप्ट करने को क्या बोलते हो आप लोग? ब्रॉन्स्टेड बेस। लेकिन वो भी बात तो वही हो गई ना कि अगर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के पास ज़्यादा होगी तो ये इजीली H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि इजीली इसको लोन पेयर दे देगा, तो H+ इसके पास जुड़ जाएगा करके, एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड AH+। और इसे जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। जैसे H पे हटाने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट बेस। और जोड़ने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो एक तरीका और भी है कि कॉन्जुगेट एसिड जो है बनाकर के उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, इस वजह से अभी पहले तो हम ये देखेंगे द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरी बात यह है कि जब कभी अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर चेक करना हो तो जनरली वो इक्को सोल्यूशन में चेक होता है। तो इसे CH3CH2NH2 है, इसको आप एक्वस में डिजोल्व करेंगे वाटर में तो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अमाइंस वीक होते हैं। सो यू विल गेट CH3CH2NH3+ एंड OH-। ये बेस क्यों है? क्योंकि OH आयन दिया है। और किसी के इक्विलिब्रियम में अगर राइट हैंड साइड OH- आता है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Kb से। Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, राइट। देन क्या होगा? आप लिख सकते हो उसको कंसंट्रेशन ऑफ CH3CH2NH3+ into concentration of OH- divide by concentration of CH3CH2NH2। ठीक है, concentration of CH3CH2NH2। एंड इस इक्वेशन से आपको पता है बच्चों कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ज़्यादा होगी तब भी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे उसमें बोला था ना टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन, यहाँ पे टेंडेंसी टू डोनेट OH आयन, ये भी कह सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना। एंड अगर Kb ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि OH आयन ही ज़्यादा है, क्योंकि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH आयन कंसंट्रेशन। तो Kb अगर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट एक बोल सकते हैं कि मोर Kb स्ट्रॉन्गर बेसिक करेक्टर, राइट ना, स्ट्रॉन्गर बेसिक करेक्टर एंड लेस Pkb, क्योंकि Pkb क्या होगा? Pkb क्या होता है? -log Kb। सर आप लोगों को पता होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर pKa प्लस pKb इक्वल टू 14 होता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर pKb कम होने से
बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स उसका एच डी करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि पी के बी कम है। सॉरी, मैंने क्या बोला है, हाँ, पी के बी कम होने से बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, तो फिर एच डी करेक्टर कम होगा, यानी पी के उसका ज़्यादा होगा। लेस पी के बी तो मोर पी के। तो ये तरीका होता है, बट हम थियोरेटिकली कैसे देखते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। CH3 CH2NH2 CH3NH2 एंड CH3CH2NH2। इसमें आपको बेसिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे बताएंगे इसका बेसिक करेक्टर का ऑर्डर? सर फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है ना? फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो आप तो आज, सॉरी। अब बताओ जरा, ए बी और सी कैसे बताओगे? सर प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी गुड। देखो तीनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी CH3 का प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट है। तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। अब देखो ध्यान से, मैं प्लस आई इफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को। हम बेसिक करेक्टर किस सेंटर पे देख रहे हैं, कार्बन सेंटर पे या नाइट्रोजन सेंटर पे? नाइट्रोजन सेंटर पे। तो नाइट्रोजन सेंटर पे देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर अदर ग्रुप का क्या इफेक्ट है। तो नाइट्रोजन पर इस इथाइल का क्या इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं कि इस नाइट्रोजन का कार्बन पे क्या इफेक्ट है, तो क्या बताओगे आप? बोलो। प्लस आई। इस NH2 का इस कार्बन पे क्या इफेक्ट है? माइनस आई। लेकिन वही तुम्हें डिसाइड करो कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि माइनस आई इफेक्ट देखना है, प्लस आई इफेक्ट देखना है। तो आपको ये चेक करना होता है कि किस एटम पर आप कौन सा इफेक्ट देख रहे हो। बेसिक करेक्टर आप NH2 ग्रुप पे देख रहे हो, तो NH2 पर दूसरे ग्रुप का क्या इफेक्ट हो रहा है? तो NH2 को ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो NH2 पर इसका प्लस आई इफेक्ट हुआ, समझे ना? तो NH2 पर इथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर NH2 पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर NH2 पर प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट है। तो प्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट जो है वो प्रोपाइल इज ग्रेटर देन इथाइल इज ग्रेटर देन मिथाइल। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये नाइट्रोजन है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो C, A और B, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? ध्यान रखना कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस आर बेटर बेस। DCBA। DCBA, अच्छा जस्ट उल्टा कर दिया है। पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ABCD। इसका आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ABC। और मुझे पता है कि आपने तो क्या देख लिया, आपने देख लिया कि इसके पास ज़्यादा लोन पेयर है। सी, एक बात और थोड़ा सा समझनी पड़ेगी आपको, ये पीरियड के एलिमेंट हैं और इनके बीच में केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है।
ऐसा जरूरी है क्या कि जिसके पास ज़्यादा मनी हो वो ज़्यादा अच्छा डोनर हो, ज़्यादा पैसे बांटता हो? ऐसा जरूरी है क्या? यस या नो? नो सर। बिल्कुल नहीं है ना। हाँ, वैसे कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव वाले केवल वही डोनेट हो सकता है। एंड आप ये देखो कि किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर उसके न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है, फ्लोरीन में या कार्बन में? कार्बन, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में। तो बेटर डोनर कौन हो सकता है फिर? कार्बन। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन रिच और बेटर बेस, फाइन, बिल्कुल इसमें कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, यही कंसेप्ट सभी बुक में लिखा होता है। बट थोड़ा सा ये चीज़ों भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किसी के पास 3 लोन पेयर हो, किसी के पास 2 लोन पेयर हो, उससे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि 2 लोन पेयर वाला पुअर बेस हो गया, 3 रुपये ज़्यादा बेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए बी सी डी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये पूछ लेना चाहिए क्वेश्चन। ग्रुप के एलिमेंट है तो, सॉरी पीरियड के एलिमेंट है तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखना है और इस तरह देखना है कि किसका लोन पेयर उसके न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड है। जिसका लोन पेयर न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा उसको डोनेट करने में दिक्कत आएगी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। CH3 CH2 सॉरी CH3 NH2 एंड एनिलीन। नेक्स्ट है CH3 CONH2 एंड CH3 CH2 NH2। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करो जिससे ज़्यादा कवर हो जाए। A B C और D। बताइए इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? DACD। ओके, Garima, your answer? What is yours? बी D। BDAC। B सबसे ज्यादा होगा। यस सर। B फॉर बॉम्बे सबसे ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हो ना सर? हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ। देखो इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन कौन है? गरिमा आपका आंसर? DABC। DABC। हाँ, कल्पना ने केवल एक चेंज किया, सी को पहले कर दिया बी से। और जानते हो क्या देखा इसने? इसने ये देख लिया कि यहाँ पे लोन पे ज़्यादा डिस्पर्ज हो रहा है, इसलिए सी से ज़्यादा बेटर हो जाएगा बी, है ना? बट मैंने कितनी बार कहा कि लोन पेयर अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन होता है, लाइक पैरेलल रेजोनेंस। तो यहाँ पे डिस्पर्जन ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पे डिस्पर्जन कम इफेक्टिव है। DABC इसका आंसर आएगा, DABC। DABC। देखो यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, और इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ज़्यादा होता है। यहाँ पर लोन पेयर ऐसे डिस्पर्ज हो रहा है और यहाँ पर लोन पेयर इससे डिस्पर्ज हो रहा है। अब मुझे इतना बता दो कि बी में रेजोनेंट स्ट्रेचर ज़्यादा बनेंगे, लेकिन तब भी स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन किस में हो रहा है? सी में लोन पेयर ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्पर्स कर रहा है या फिर बी में ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्पर्स कर रहा है? टेल मी। सी में क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन हुआ मतलब लोन पेयर डेंसिटी कम हो गई, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिस्पर्ज हो गया तो कम हो गई लोन पेयर डेंसिटी, इसलिए बी आंसर सी से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसी में बच्चों आपसे पूछूं कि के बी का ऑर्डर क्या होगा और पी के बी का ऑर्डर क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे? मोर स्ट्रॉन्गर केबी का बेस। भी यही ऑर्डर होगा।
पीकेबी का अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही। मोर स्ट्रॉन्गर द बेस, मोर विल बी केबी। तो केबी का ऑर्डर जो है सेम होगा और पीकेबी का ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, इस तरीके से। सर हाँ बेटा, बेटा बोलो। सर इधर जो सी में है उधर तो CH3 भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन बी में तो ऐसा नहीं। हाँ तो मैंने ए को बी से ज्यादा तो किया। अच्छा ये वाला CH3 ये। यस सर। हाँ लेकिन पहले रेजोनेंस देखोगे ना, रेजोनेंस। तो इट इज लाइक ए पैरेलल रेजोनेंस। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डिस्पर्स होता है तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो जब रेजोनेंस से बात ना बने तब इंडक्टिव फिर देखेंगे CH3 का। समझी? हाँ। क्वेश्चन 4। नाउ कंपेयर फास्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सर बेसिक ऑब्वियस सी बात है, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूँ ना अभी तो। ने शायद से एसिडिक बोला था। वो धोखे से सुन गया होगा, मैंने बेसिक बोला था बेटा। पीयूष ट्राई करो बेटा, आप आंसर नहीं बताते हो। हर्ष माइक को कर लो बेटा, माइक म्यूट कर लो। DCAB। DCAB बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ये सेकेंडरी अमाइन है और यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस जैसा है और यहाँ पर लोन पेयर 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, ऊपर साइड में, ऊपर भी और नीचे भी। ये सबसे वीक बेस हो गया बी, तो आंसर आ जाए DCA और बी, ये आंसर है। और मैं आई थिंक सभी लोग इसे एग्री करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। मैं इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन 5 में आ जाओ। NH2 NH डबल बॉन्ड O। चलो बच्चों कंपेयर करो जल्दी से, ABCD। ABCD। ABCD ओके।
एनी अदर आंसर? फास्ट. BACD. BACD. Okay. आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. सी. अच्छा, आपने बी को ए से बेस्ट क्यों बताया? क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? सर जो नाइट्रोजन है वो इस बार चेन में है, हाँ बट और उस पे वो चेन में नहीं है, वो ब्रांच में है, तो फिर सर इधर वो इजीली अपना एच दे देगा, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अच्छा अच्छा, अब इसे जो आपने बताया है इसको और सिंप्लीफाई तरीके से बोल सकते हो. सी, ये कार्बन कितने नाइट्रोजन जुड़ा है कल्पना? ये नाइट्रोजन 2. 2. तो यहाँ पर दोनों कार्बन sp3 है तो 2 प्लस आई इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट. और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1. एक. तो यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट. समझ गई बात को? Yes. हाँ. और यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस जा रहा है. लेकिन यहाँ पर एक बात और हो रही है, इस लोन पेयर के रेजोनेंस जाने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है. दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. तो ये तो कभी लोन पेयर लूज नहीं करेगा क्योंकि ये एरोमेटिक है. समझे बात को? तो सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन से ज़्यादा बेसिक होते हैं एक्सेप्ट कोई और इफेक्ट ना हो रहा हो तो इसलिए बी बेटर है देन ए से. और इस बार ए सी से क्यों बेटर हो गया जबकि सी भी सेकेंडरी अमाइन था? उसका रीजन था कि इसका लोन पेयर रीजन चला गया. समझे? तो इसके बाद बी के बाद ए, और उसके बाद आएगा सी, और फिर इसके बाद फिर आएगा डी. ये आंसर हो गया BACD. ठीक है, और बताना जरा मुझे एक. इसमें कंपेयर करो. बेसिक स्ट्रेंथ. बताता हूँ मैं आंसर फिर. DBC. व्हाट? डी? क्या बताया आपने? डी? B. ओके. लोन पेयर ये रेजोनेंस में है इस तरीके से, और इस लोन पेयर के अंदर जाने से 6 पाइट्रॉन्स हो गए, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है. क्या इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में है? नो, नहीं है, क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है. आपको लग रहा होगा इस साइड कॉन्जुगेशन में है, बट नहीं है, क्योंकि अगर इसको रेजोनेंस में लेके जाओगे तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन से. तो दिस लोन पेयर इज नॉट इन द रेजोनेंस. बट ये लोन पेयर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पे लोन पेयर भी रेजोनेंस में है. अब बताओ, ए में रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है या सी में? द आंसर इज ए, क्योंकि इसके लोन पे की वजह से रिंग एरोमेटिक हो रही है, और यहाँ पर रिंग पहले से एरोमेटिक है बट रेजोनेंस हो रहा था, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ओनली प्लस आई इफेक्ट. तो आंसर इज डी. डी के बाद बी, फिर सी, और फिर ए. ये आंसर आ गया. अंडरस्टूड? यस या नो? यस सर. ओके, ठीक है. तो अब Yes, sir. आप लीव कर लो, मैं फिर बाद में पढ़ाता हूँ आपको.